हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्यूमेन। बेटा, आप लोगों को पता है कि आप लोगों का आने वाले 15 दिन के अंदर अंदर आपके कुछ पेपर्स हैं जो कि आपके बहुत जल्द ही होने वाले हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें तो आपका रोड एंड बिल्डिंग का पेपर, ठीक है, जीपीसीबी का पेपर एंड इरिगेशन का पेपर यानी नर्मदा एंड कल्चर डिपार्टमेंट का जो पेपर है आप लोगों का वो होने जा रहा है बच्चों विद इन 15 टू 20 डेज के अंदर अंदर। ठीक है, अब बात यह आती है कि सर क्या हम लोग इसके लिए मेहनत अभी से करना शुरू कर दें क्या? देखो, तुम लोगों ने ऑलरेडी मेहनत कर ली है, अब करना क्या है, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिलते हैं उसे और अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो आज का ये वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज लेके स्टार्ट करने जा रहे हैं पहले सब्जेक्ट से, जो कि हमारा एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। बच्चों, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग ही क्यों हम लोग करने जा रहे हैं उसका भी एक रीजन है, जरा समझो। अगर आपने बच्चों ध्यान से देखा हो तो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, ठीक है, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बनता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। वो भले आपका आर&बी का क्लास 2 का एग्जाम हो, क्लास 3 का एग्जाम हो, ठीक है, नर्मदा एंड कल्चर डिपार्टमेंट यानी इरिगेशन डिपार्टमेंट का अगर एग्जाम हो आपका, ठीक है, जीपीसीबी में भी एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग ही मेन सब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये क्या है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको अगर कंप्लीट कर लिया तो ऑलमोस्ट समझ लो कि मैक्सिमम एग्जाम्स को तुम एक साथ टैकल करते हुए जा रहे हो। इसकी वेटेज की बात करता हूं ना बच्चों, तो कहीं ना कहीं इसका वेटेज जो वेरी करता है, वेटेज वो ऑलमोस्ट वेरी करता है बच्चों लगभग 12 से 15% का। अच्छा, ये 12 से 15% में लिख रहा हूं फॉर आर&बी एंड नर्मदा। नर्मदा में थोड़ा ज्यादा भी हो जाता है। ये नर्मदा का जब एग्जाम होता है बच्चों तो ये थोड़ा सा एनवायरमेंटल पे ज्यादा बोल सकते हो आप कि ज्यादा इंपॉर्टेंस एनवायरमेंट पे देता है ये। ठीक है, क्योंकि पानी से रिलेटेड पूरा सब्जेक्ट है ये हमारा, तो इसका वेटेज नर्मदा के एग्जाम में थोड़ा पड़ जाता है, रोड एंड बिल्डिंग में थोड़ा सा कम रहेगा ये, बट है तो ये कॉमन सिलेबस है। जीपीसीबी में देखोगे आप, गुजरात पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में, तो भाई पूरा का पूरा सिलेबस ही एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का है। ठीक है, तो इसीलिए इस सब्जेक्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। नाउ अब इस सब्जेक्ट को विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं बच्चों और देखते हैं इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट को। ठीक है, बस एक चीज ध्यान में रखो, एक चीज ध्यान में रखो, अगर वीडियो पसंद आ रहा है चैनल को करो सब्सक्राइब, बेल बटन को करो हिट, वीडियो करो लाइक। ठीक है, और एक चीज की श्योरिटी देता हूं, ये आ रहा है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का सीरीज, साथ में ही लाने वाला हूं बच्चों आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज। वो क्या होगा वो हम हमारे नेक्स्ट सेशन में देखेंगे कि क्या है एक बड़ा सरप्राइज जो मैं रिवील करना चाहता हूं आपके सामने। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस, इस पर्टिकुलर एग्जाम्स के लिए जो आपके एग्जाम्स आ रहे हैं इनके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसके लिए भी आपका वीडियोस बहुत ही जल्द पब्लिश होने जा रहे हैं हमारे। ठीक है, आप लोगों के लिए ही है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा और उससे एक आइडिया मिल जाता है कि अगर हमारा आर&बी का पेपर है तो कौन कौन से सब्जेक्ट को हमें अच्छे से प्रिपेयर करना है, कौन कौन से टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करना है। सिमिलरली अगर नर्मदा का पेपर है तो कौन कौन से टॉपिक और कौन कौन से सब्जेक्ट को अच्छे से प्रिपेयर करना है। जीपीसीबी में तो एक ही सब्जेक्ट आपका एनवायरमेंटल ही मेन है। ठीक है, तो आइए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं बच्चों इस वीडियो को और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्टिंग फ्रॉम दी वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, एक चीज और, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, पूरा इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले या इस पूरे सेशन को देखने से पहले मैं क्वेश्चन के लेवल को थोड़ा सा एक्सट्रीम एंड पे लेके आ रहा हूं बच्चों। ठीक है, इस वाले वीडियो में थोड़ा सा एक्सट्रीम एंड पे आपको दिखेगा, मतलब एक्सट्रीम एंड मतलब मैंने कोशिश की है कि क्वेश्चन आपके ना करेंट पेपर से मैच करे या हल्का सा उससे डिफिकल्ट हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर डिफिकल्ट का प्रिपरेशन करके जाओगे तो एग्जाम में अगर इजी क्वेश्चन मिल गया तो आराम से कर लोगे। ठीक है, हाँ इजी क्वेश्चंस भी हैं पर वो नेक्स्ट वीडियो से आएंगे। इस वीडियो में आपके लिए जो क्वेश्चंस लाया हूं वो मॉडरेट लेवल के हैं, आप अगर मेहनत करोगे तो बनेगा, पढ़ा होगा तो बनेगा। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से देखना इस वीडियो को, एंड तक देखना, आपके काम का पूरा वीडियो है बच्चों। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके लिए लेके आया हूं मैं वो क्या है, यहाँ पे बोलते हैं द अमाउंट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर रिक्वायर्ड एनुअली इन अ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ट्रीटिंग 12 मिलियन लीटर पर डे ऑफ वाटर इफ 0.3 ppm ऑफ क्लोरीन डोज इज रिक्वायर्ड विल बी। मांग क्या रहा है इस क्वेश्चन में, मांग रहा है वो आपसे अमाउंट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, किसमें, केजी में, और किसके लिए, एनुअली मांग रहा है, एनुअली। जरा ध्यान से देखिए, एक और लाइन से बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहां पे आखिरी में कहा है, अवेलेबल ब्लीचिंग पाउडर कंटेन्स 35% ऑफ अवेलेबल क्लोरीन। यानी अगर 1 केजी का ब्लीचिंग पाउडर है तो 35% उसके अंदर क्लोरीन होगा, यानी 0.35 केजी का क्लोरीन होगा उसके अंदर। तो आइए पहले गिवन डेटा लिखते हैं और फिर देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। फाइंड करना है हमें ब्लीचिंग पाउडर कितना लगेगा साल भर में, ठीक है, इन केजी में। ओके, आइए सबसे पहले मैं यहां देखूं तो यहां पे हमको दिया हुआ डिस्चार्ज, डिस्चार्ज कितना देके रखा है,
12 मिलियन लीटर पर डे का दिया हुआ है, 12 मिलियन लीटर पर डे का दिया है MLD। इसको लिख सकते हैं हम लोग 12 इंटू 10⁶ लीटर पर डे। ये डिस्चार्ज हमको देके रखा है। और क्या देके रखता है हमको, यहाँ पे क्लोरीन का डोज देके रखा हुआ है। हमें क्लोरीन डोज दिया हुआ है 0.3 मिलीग्राम पर लीटर का, और बोलता है फाइंड करिए कितना ब्लीचिंग पाउडर चाहिए। अब यहाँ पे एक रिलेशन दिया हुआ है इसने, मैं उसी को यूज करूंगा यहाँ पे कि अगर हमारे पास 1 kg का ब्लीचिंग पाउडर है, ठीक है, बीपी का मतलब ब्लीचिंग पाउडर है, तो उसके अंदर 0.35 kg का क्लोरीन होगा। इसको रिवर्स करते हैं इक्वेशन को। अगर हमारे पास 0.35 kg का क्लोरीन है तो कितना ब्लीचिंग पाउडर लगेगा हमें, 1 kg का ब्लीचिंग पाउडर लगेगा हमें इसके लिए। अगर मुझे 1 kg का क्लोरीन प्रोड्यूस करना है तो कितना ब्लीचिंग पाउडर चाहिए होगा, तो 1 डिवाइडेड बाय 0.35 kg का ब्लीचिंग पाउडर मुझे लगेगा। नाउ मांगा क्या गया है, मांगा गया है ब्लीचिंग पाउडर हमसे। अगर मुझे कहीं से क्लोरीन मिल जाए तो मैं ब्लीचिंग पाउडर फाइंड कर सकता हूं। और क्लोरीन कहां से मिलेगा मुझे, क्लोरीन डोज से मिलेगा। क्लोरीन डोज है मेरे पास, टोटल डिस्चार्ज है, हम यहां से निकालते हैं टोटल क्लोरीन कितना लगेगा हमें साल भर में, ठीक है। टोटल क्लोरीन रिक्वायर्ड इन 1 ईयर, टोटल क्लोरीन रिक्वायर्ड इन 1 ईयर, ठीक है। हमने कहा टोटल क्लोरीन रिक्वायर्ड इन 1 ईयर। डोज कितना था क्लोरीन का, तो देखें जरा ध्यान से, तो डोज है हमारे पास 0.3 मिलीग्राम पर लीटर, डिस्चार्ज है 12 ml का। 0.3 मिलीग्राम पर लीटर कन्वर्ट कर लेते हैं केजी में, 10⁻⁻⁶ kg पर लीटर। डिस्चार्ज हमारे पास 12 ml, 12 इंटू 10⁻⁶ लीटर पर डे। और हमें निकालना है एनुअली, तो एक साल में होते 365 दिन, तो 365 डेज से हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। ये डे से डे गया, लीटर से लीटर गया, हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा केजी इन 1 ईयर में, ठीक है। टोटल मुझे बताइए सॉल्व करके कितना आता है, ये आपका टोटल कैलकुलेशन कितना आता है। 1314 kg पर ईयर का आपका टोटल क्लोरीन रिक्वायरमेंट निकल गया, ठीक है। कि टोटल क्लोरीन आपको कितना लगेगा एक साल में, तो टोटल क्लोरीन जो आपको लगने वाला है एक साल के अंदर वो लगने वाला है आपको कितना, 1314 kg का, ठीक है। ये टोटल क्लोरीन रिक्वायरमेंट मिल गया। अब मुझे पता है कि भाई अगर 1 kg का क्लोरीन हमें चाहिए था तो 1/0.35 kg का ब्लीचिंग पाउडर हमें रिक्वायर्ड था। तो अभी हमारे पास कितना kg क्लोरीन है, अभी हमारे पास इतना kg क्लोरीन है, तो 1314 kg ऑफ क्लोरीन के लिए हमें कितना ब्लीचिंग पाउडर लगेगा, कितना लगेगा 1314 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 0.35 kg। और ये पूरा काम पर ईयर के लिए हो रहा है, तो मैं इसको पर ईयर लिख देता हूँ यहाँ पे। ब्लीचिंग पाउडर हमें लगेगा। सॉल्व करिए और मुझे बताइए कितना अमाउंट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर यहाँ से आता है, बताइए सॉल्व करके। 3754.28 kg पर ईयर का हमें ब्लीचिंग पाउडर यहाँ पे लगेगा। तो ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर था। इसने हमसे मांगा था ब्लीचिंग पाउडर, हमने ब्लीचिंग पाउडर निकाल दिया, कितना 3754.28 kg पर ईयर का ब्लीचिंग पाउडर लगेगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा था, क्वेश्चन बेहद अच्छा था, बट सिर्फ और सिर्फ क्या था इसमें, ट्रिक कहां पे थी, ट्रिक थी हमारी इस लाइन में, ये लाइन में अवेलेबल ब्लीचिंग पाउडर कंटेन्स 35% ऑफ अवेलेबल क्लोरीन। अगर ये आपको पता चल गया तो आप ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर सकते थे। आई होप दैट आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अ सैंपल ऑफ वाटर व्हेन टेस्टेड हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। एक सैंपल ऑफ वाटर को हमने टेस्ट किया और हमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक मिले। कौन कौन से मिले, हमें मिला अल्काइनिटी मिला हमको 200 मिलीग्राम पर लीटर HCaCO3 डायरेक्टली दे दिया इनने, ठीक है। फिर ने दिया हमको कैल्शियम का कॉन्सेंट्रेशन कितना 160 मिलीग्राम पर लीटर, मैग्नीशियम का कॉन्सेंट्रेशन 40 मिलीग्राम पर लीटर, pH भी दे दिया इनने 8.1 का। अब बोलते हैं नॉन कार्बोनेट हार्डनेस बताइए इन टर्म्स ऑफ मिलीग्राम पर लीटर HCaCO3। हमें नॉन कार्बोनेट हार्डनेस बताना है, हमें पता है फॉर्मूला इसका। पहले गिवन लिख लेते हैं फिर आगे हम सॉल्व करते हैं इसको। गिवन क्या है हमारे पास कैल्शियम का कॉन्सेंट्रेशन है 160 मिलीग्राम पर लीटर का, कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन देके रखा है हमको, ठीक है। मैग्नीशियम का कॉन्सेंट्रेशन भी देके रखा हुआ है हमको, मैग्नीशियम का कॉन्सेंट्रेशन कितना है हमारे पास 40 मिलीग्राम पर लीटर का है। pH दिया हुआ है पर उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी हमको, तो हम लोग उसको यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अब टोटल हार्डनेस निकाल लेते हैं सबसे पहले हम लोग। टोटल हार्डनेस, टोटल हार्डनेस के लिए आपको फॉर्मूला पता ही है, कैल्शियम का कॉन्सेंट्रेशन इन मिलीग्राम पर लीटर मल्टीप्लाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि हमें निकालना है मिलीग्राम पर लीटर CaCO3 और डिवाइड करना पड़ेगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम से जो कि 20 होता है। सिमिलरली मैग्नीशियम +2 मल्टीप्लाइड बाय 50 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम दैट इज 12।
जब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा मिलीग्राम पर लीटर SCaCO3 टोटल हार्डनेस मिल जाएगी हमको। रखिए वैल्यूज 160 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 40 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 12। सॉल्व करिए और मुझे बताइए फाइनल आंसर कितना आया टोटल हार्डनेस का। ये आया हमारा 566.67 मिलीग्राम पर लीटर SCaCO3 SCaCO3। ठीक है, तो हमें टोटल हार्डनेस मिल गई। इनने अल्काइनिटी डायरेक्टली देके रखी हुई, तो हम डायरेक्टली उसको यूज करेंगे। कितनी दी हुई है 200 मिलीग्राम पर लीटर, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे अल्काइनिटी इज इक्वल्स टू 200 मिलीग्राम पर लीटर SCaCO3। ठीक है ना, हमारे पास टोटल हार्डनेस आ चुका है, अल्काइनिटी आ चुका है। कार्बोनेट हार्डनेस क्या होता है, व्हिचएवर इज मिनिमम। कार्बोनेट क्या होता है, व्हिचएवर इज मिनिमम। तो दोनों में से मिनिमम कौन सा है, टोटल हार्डनेस है 566.67 और आपका अल्काइनिटी है 200 मिलीग्राम पर लीटर। मिनिमम कौन हुआ, 200 ही हुआ, 200 मिलीग्राम पर लीटर SCaCO3। ओके, नाउ आपके पास टोटल हार्डनेस है, कार्बोनेट हार्डनेस है। अब बचा क्या आपके पास, NaCH निकालने को, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। कितना हो जाएगा नॉन कार्बोनेट हार्डनेस, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस इज इक्वल्स टू टोटल हार्डनेस है आपके पास, उसमें से कार्बोनेट हार्डनेस को माइनस कर दीजिए। 566.67 में से माइनस कर दीजिए 200 को, आपके पास बचेगा 366.67 मिलीग्राम पर लीटर SCaCO3। ओके, क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, बस सिर्फ क्या है ना, अगर हमारा रिवीजन बहुत अच्छे से हुआ है एनवायरनमेंट का, तो हम लोग इस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं, इन क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। पर अगर हमारा सब्जेक्ट ही अभी तक कमजोर है, ठीक है, तो फिर ये क्वेश्चन हमसे नहीं बनने वाले, ये बात तो एकदम तय है। अब ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन दे दिया, कहां से, हाइट ऑफ चिमनी से क्वेश्चन दिया हुआ है। ये हाइट ऑफ चिमनी से, अब अगर आपने पढ़ा हो ये पोर्शन, और मैंने आपको पढ़ाया तो है ही, तो हाइट ऑफ चिमनी दो चीजों पर डिपेंड करता है। एक हमारे क्वांटिटी ऑफ पर्टिकुलर मैटर एमिशन पे डिपेंड करता है, और दूसरा क्वांटिटी ऑफ SO2 पे डिपेंडेंट करता है कि भैया दोनों का एमिशन कितना हो रहा है, उसके हिसाब से हम लोग हाइट ऑफ चिमनी को निकालते हैं। और एक मिनिमम हाइट भी होती है, बट इस क्वेश्चन में क्या बोला है जरा उसको ध्यान से पढ़ते हैं। एंड इंडस्ट्री यूटिलाइजेस 0.45 मिलियन लीटर ऑफ ऑयल फ्यूल पर मंथ। मतलब एक इंडस्ट्री है जो 0.45 मिलियन लीटर फ्यूल को यूज कर रही है पर मंथ बेसिस पे, यानी एक महीने में इतना फ्यूल यूज कर रहे हैं। इट हैज ऑल्सो बीन एस्टिमेटेड दैट फॉर एवरी 1 मिलियन लीटर ऑफ fuel burnt in the factory per year sulfur dioxide released is about 62 tons per year। इसका मतलब क्या है, अगर एक साल में 1 मिलियन लीटर का फ्यूल को बर्न कर रहे हैं, जो SO2 एमिशन हो रहा है वो हो रहा है 62 टन पर ईयर का, 1 मिलियन लीटर के लिए एक साल में। ठीक है, तो बोलता है हाइट ऑफ चिमनी रिक्वायर्ड टू बी प्रोवाइडेड फॉर सेफ डिस्पर्जन ऑफ द पॉल्यूटेंट इज इन मीटर में बताना है आपको। और बोला है कि 300 दिन की वर्किंग को मानिए आप, 365 डेज की वर्किंग को ना मान के 300 डेज की वर्किंग मानिए। 65 डेज का हॉल्ट पीरियड होगा तो उसको हमें काउंट नहीं करना है यहाँ पे। अब आते हैं कि भैया इसको क्वेश्चन सॉल्व कैसे किया जाए। तो सबसे पहले इक्वेशन क्या है हाइट ऑफ चिमनी की, उसे देख लें। तो हाइट ऑफ चिमनी की जो इक्वेशन है वो है 14 इंटू QS टू द पावर 1/3। और QS क्या है यहाँ पे, हमारा है QS यहाँ पे SO2 का एमिशन, SO2 एमिशन किस फॉर्म में है, ये kg पर आर में निकालना है हमको। इसकी ये यूनिट है kg पर आर में ही हमको रखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो ये देखना टोटल फ्यूल बर्न कितना हो रहा है कि एक साल में, क्योंकि 1 मिलियन लीटर का फ्यूल अगर एक साल में बर्न होता है तो 62 टन पर ईयर का SO2 एमिशन देता है। तो आइए सबसे पहले फ्यूल देख लेते हैं कितना लगेगा एक साल में। फ्यूल बर्न्ड फ्यूल बर्न्ड इन 1 ईयर, एक साल में कितना फ्यूल बर्न हो रहा है। एक महीने में होता है 0.45 मिलियन लीटर का फ्यूल, तो एक साल में कितना हो जाएगा भैया, तो एक साल में हो जाएगा 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, एक महीने में इतना हो रहा है। कितना आता है मुझे बता दीजिए। मेरे ख्याल से ये होगा 5.4 मिलियन लीटर का आपका फ्यूल बर्न हो रहा है एक साल में। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि भैया फ्यूल बर्न कितना आया, तो फ्यूल बर्न जो आपका आया वो आया आपका 5.4 मिलियन लीटर पर ईयर बेसिस पे। अब अगर 1 मिलियन लीटर का फ्यूल बर्न होता था एक साल में, तो 62 टन पर ईयर का आपको SO2 एमिशन मिलता था। तो इतना फ्यूल अगर बर्न हो रहा है तो कितना SO2 एमिशन मिलेगा, तो भाई निकाल लेते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज्ड इन 1 ईयर, इन 1 ईयर, 1 ईयर में कितना हो जाएगा, तो एक साल में 62 टन पर ईयर हो रहा था पर मिलियन लीटर ऑफ फ्यूल के लिए।
1 मिलियन लीटर ऑफ फ्यूल के लिए एक साल में, तो हमारा एक साल में कितना फ्यूल जा रहा है, 5.4 मिलियन लीटर जा रहा है। तो 5.4 मिलियन लीटर के लिए कितना हो जाएगा, मिलियन लीटर से मिलियन लीटर गया। सॉल्व करिए, मुझे बताइए टोटल अमाउंट ऑफ SO2 रिलीज्ड इन 1 ईयर फॉर दिस मच ऑफ फ्यूल, बताइए कितना आता है ये। सॉल्व करिए, मुझे बताइए इन टर्म्स ऑफ टन पर ईयर में। ये आएगा 334.8 टन पर ईयर का आपका टोटल SO2 का कितना रिलीज हुआ है। पर मुझे ये वैल्यू चाहिए किसमें, इन टर्म्स ऑफ kg पर आर में, तो मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूं। सो सीधा आप लिखते हैं QS, ठीक है, QS कितना हो जाएगा 334.8 टन पर ईयर है ये हमारे पास, ठीक है। कन्वर्ट करते हैं 334.8 टन से आपको जाना है kg में, तो 10⁻³ kg में कन्वर्ट हो गया। ईयर को कन्वर्ट करना है हमें आवर्स में, तो एक साल में 300 दिन की वर्किंग है और एक दिन में 24 घंटे की वर्किंग है। कन्वर्ट हो गया ये kg पर आवर में। सॉल्व करिएगा, मुझे बताइए QS की वैल्यू कितनी है। सॉल्व करिए इस इक्वेशन को, मुझे बताइए QS की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे। करिए सॉल्व। ये आ रही है 46.5 kg पर आवर। QS आ गया आपके पास। अब सीधा हाइट ऑफ चिमनी का फॉर्मूला लगाइए, 14 × QS टू द पावर 1/3। रख दीजिए इक्वेशन को यहाँ पे सीधा। QS की वैल्यू है 46.5, हमारी स्टैंडर्ड यूनिट में ही है 1/3। सॉल्व करिए, मुझे बताइए हाइट ऑफ चिमनी इन टर्म्स ऑफ मीटर कितना आता है, 50.34 मीटर। सो दिस विल बी दी हाइट ऑफ चिमनी। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए बन रहा है ना, क्योंकि अगर रिसेंटली पेपर में देखें हम तो प्लूम हो गया, ठीक है, फिर हमारे लैप्स रेट हो गए, यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछ रहा है। और हाइट ऑफ चिमनी से क्वेश्चन अभी तक बहुत ज्यादा पूछा गया हुआ नहीं है, पर अब पूछ सकता है। चांसेस बन रहे हैं कि भैया जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं सारी टेस्ट सीरीज में, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ टेस्ट सीरीज में हाइट ऑफ चिमनी के भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। लास्ट ईयर भी काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं एयर पॉल्यूशन से, तो इस साल भी एक फ्रिक्वेंसी बन रही है कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है हाइट ऑफ चिमनी से, ठीक है। हम सिर्फ और सिर्फ प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन आ सकता है, पेपर किसी ने सेट नहीं किया है, इसीलिए हमें तो सारा चीज पढ़ के जाना है। पेपर में जो भी आएगा हमें उसको सॉल्व करना है अपना दिमाग यूज करके, ठीक है। तो आई होप डेट अभी तक आप एंजॉय कर रहे होंगे क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। मेन क्या था, इसको यूनिट को कन्वर्ट करना है यहाँ पे। अगर बच्चे ने ना सब कुछ निकाल लिया, यहाँ तक निकाल लेगा बच्चा, इस इक्वेशन तक निकाल लेगा, उसको इक्वेशन भी याद होगी कि 14 × QS टू द पावर 1/3 होती है। दिक्कत कहाँ पे, जो आपको यहाँ पे यूनिट रखनी है ना, वो यूनिट kg पर आवर में रखनी है। ये अगर याद नहीं रहा तो पूरा क्वेश्चन गलत कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट थी वो थी ये कन्वर्जन स्टेप, सबसे इंपॉर्टेंट थी यहाँ पे, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप है इस पूरे के पूरे इक्वेशन की, ओके, या इस पूरे के पूरे क्वेश्चन की। डन। मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है कि भाई आयरन एंड मैंगनीज को किससे रिमूव किया जा सकता है। बॉइलिंग से तो होगा ही नहीं, क्योंकि बॉइलिंग को हम लोग डिसइंफेक्शन के लिए जनरली करते हैं। क्लोरीनेशन से भी नहीं होगा, क्योंकि ये भी जनरली डिसइंफेक्शन के ही काम में आता है। एक्टिवेटेड कार्बन भी इसके लिए इस्तेमाल नहीं होगा। तो बचा क्या, सिर्फ कोएगुलेशन बचा, एरेशन फॉलोड बाय कोएगुलेशन। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ओके। हाँ, जहां ज्यादा टाइम लगना नहीं है इस क्वेश्चन में, फालतू में अपना टाइम क्यों इन्वेस्ट करने का। जितना हमें कम से कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व कर पाए उतना अच्छा है। जिन क्वेश्चन में टाइम लगेगा वहां तो हम टाइम दे ही रहे हैं ना, पर जिन क्वेश्चन में टाइम लगने वाला नहीं है उसमें टाइम देने का कोई फायदा भी नहीं, क्योंकि वो अननेसेसरी वेस्ट ऑफ टाइम ही है हमारे लिए, ओके। अब इस क्वेश्चन में क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में, ड्यूरिंग बैक वॉशिंग इन अ रैपिड फिल्टर यूनिट 0.8 मीटर डीप फिल्टर बेड हैविंग पोरोसिटी ऑफ 0.4 एक्सपांड्स टू 1.21 मीटर। Now the porosity of expanded bed is nearly। अब मांग क्या रहा है ये हमसे, इसने हमको दिया क्या पहले तो वो देख लें। डेप्थ ऑफ अनएक्सपांडेड बेड दे दिया इसने हमको 0.8 मीटर का, पोरोसिटी दे दी इससे अनएक्सपांडेड बेड की 0.4 की, डेप्थ ऑफ एक्सपांडेड बेड भी दे दिया इसने हमको कितना 1.21 मीटर का। और मांगता क्या है ये हमसे, मांगता है हमसे पोरोसिटी ऑफ एक्सपांडेड बेड, मांगता है हमसे ये कितना होगा। अब इसके लिए तो हम लोग जानते हैं कि हमें हेड लॉस बिफोर बैक वॉशिंग यानी अनएक्सपेंडेड बेड की बराबर रखनी पड़ेगी हेड लॉस आफ्टर बैक वॉशिंग यानी एक्सपेंडेड बेड की, ठीक है। तो ये दोनों हमें सेम रखना पड़ेगा फॉर एफिशिएंट वर्किंग ऑफ दी हमारा फिल्टर यूनिट, इसको सेम रखना पड़ेगा। अब अगर इसको सेम रखना है तो इक्वेशन क्या बनती है, अगर आपने पूरा इक्वेशन सॉल्व किया हो तो बनता है डेप्थ ऑफ अनएक्सपेंडेड बेड इनटू 1 माइनस पोरोसिटी ऑफ अनएक्सपेंडेड बेड इज इक्वल्स टू डेप्थ ऑफ एक्सपेंडेड बेड इनटू 1 माइनस पोरोसिटी ऑफ एक्सपेंडेड बेड। ये बनता है डेप्थ ऑफ अनएक्सपेंडेड बेड जगह रखा है 0.8 मीटर का है, पोरोसिटी कितनी हो गई तो 0.4 की दी हुई है तो 1 माइनस 0.4 हो गया। डेप्थ ऑफ एक्सपेंडेड बेड दिया हुआ है हमको 1.21 मीटर का, 1 माइनस पोरोसिटी ऑफ एक्सपेंडेड बेड हमें निकालने का है। एक्सपेंडेड बेड की पोरोसिटी निकालने की कितनी आती है मुझे बताइए।
सॉल्व करिए इस इक्वेशन को, मुझे बताइए कितना आता है आंसर। आई थिंक दैट इसको सॉल्व करने के बाद आता है 0.603, ये आता है हमारा पोरोसिटी ऑफ एक्सपांडेड बेड। कौन सा ऑप्शन करेक्ट मैच करता है देख लीजिए, ABCD में बी ऑप्शन मैच कर रहा है, यहाँ पे 0.6 के आसपास मैच करता है। ठीक है, तो बड़ा इजी क्वेश्चन था, वन लाइनर क्वेश्चन ही कहा जाएगा। इजी तो जब बनता है ना जब हमको कॉन्सेप्ट पता हो, कॉन्सेप्ट ही नहीं पता तो फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, ये बहुत क्लियर है। ओके, इसीलिए कॉन्सेप्ट पता होना बहुत जरूरी है क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन फ्रॉम द डायरेक्टली डेटाबेस क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, बोलता है इंडियन नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड स्टिपुलेट द मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट ऑफ 24 आवर मीन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पर्टिकुलर मैटर 2.5 एंड पर्टिकुलर मैटर 10 टू बी रिस्पेक्टिवली। अब आपको 24 आवर्स का इन दोनों की वैल्यू बतानी है, PM 2.5 एंड PM 10 की। अगर आपने वो AQI का पूरा टेबल देखा हो, ठीक है, मैं टेबल यहाँ नहीं शो कर रहा हूँ, टेबल आपके पास है, नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं वो टेबल भी प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो अगर आपने देखा उस टेबल के अंदर तो जो हमारी 24 आवर्स की वैल्यू है वो कितनी है, अगर PM 2.5 की देखते हैं तो 60 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर की है, और अगर PM 10 की देखते हैं तो 40 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर की। ऑप्शन ए करेक्ट होगा यहाँ पे। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग, क्या बोलता है, इन अ प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक, सेडिमेंटेशन टैंक का क्वेश्चन है, सरफेस ओवरफ्लो रेट इज 46 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे एंड ओवरऑल अगर हम बात करें इसको रफली की क्या दिया हुआ है तो V0 देकर रख दिया है आपको 46 मीटर पर डे का। डेंसिटी ऑफ पार्टिकल दिया हुआ है 2700 kg पर मीटर क्यूब, क्यों दिया हुआ है, स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड करने के लिए। एंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर इतना मीटर स्क्वायर पर सेकंड दे दिया। अच्छा, मीटर स्क्वायर में दिया, कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा यूनिट को। द डायमीटर ऑफ स्फेरिकल पार्टिकल विच विल हैव 85% रिमूवल एफिशिएंसी। 85% रिमूवल एफिशिएंसी मतलब एफिशिएंसी 85% की दे दी इसने आपको। अब बोलता है आपको पार्टिकल का साइज बताना है इन माइक्रोमीटर में, राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट इंटीजर की तरफ, कर देंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है। आइए, V0 आपको देके रखा हुआ है 46 मीटर पर डे का। ठीक है, हम इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे, पर अभी नहीं करेंगे, थोड़ी देर से करेंगे इसको। V0 दे दिया है आपको, डेंसिटी ऑफ पार्टिकल दे दिया है, डेंसिटी ऑफ पार्टिकल कितना देके रखा हुआ है 2700 kg, 2700 kg पर मीटर क्यूब का आपको डेंसिटी ऑफ पार्टिकल देके रखा हुआ है। आपको काइनेमेटिक विस्कोसिटी देके रखा हुआ है 1.1 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर स्क्वायर पर सेकंड का। साथ में आपको एफिशिएंसी देके रखा हुआ है, एफिशिएंसी 85% की। थोड़ा ध्यान से अगर आप देखते हैं इसको, तो हम लोग एक एक करके अपने स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड करना है, क्या होता है, डेंसिटी ऑफ पार्टिकल अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। ठीक है, हमारे केस में वो वाटर है तो 2700 डिवाइडेड बाय 1000 हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी निकल के आती है पार्टिकल की, कितनी 2.7 की। नाउ हम जानते हैं एफिशिएंसी के फॉर्मूले से क्या, एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू नथिंग बट दी Vs अपॉन V0 इंटू 100, सेटलिंग वेलोसिटी अपॉन ओवरफ्लो रेट इंटू 100, ये हमारी एफिशिएंसी का फॉर्मूला है। एफिशिएंसी इसने हमको 85% देके रखा है, Vs तो Vs है, V0 कितना देके रखा है इसने हमको 46 मीटर पर डे का देके रखा हुआ है। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 100। मुझे यहाँ से बताइए सेटलिंग वेलोसिटी कितना आता है, यहाँ से सेटलिंग वेलोसिटी बताइए मुझे मीटर पर डे में कितना आता है। सॉल्व करिए और बताइए मीटर पर डे में सेटलिंग वेलोसिटी कितनी आती है। आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करिए इसको। कितना आया सॉल्व करके, 39.1 मीटर पर डे का आया। पर मुझे इस यूनिट में नहीं चाहिए क्योंकि सब कुछ मेरे को मीटर पर सेकंड में दिया हुआ, तो मैं इसको भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेता हूं यहीं पे। ठीक है, तो 39.1 मीटर, ठीक है, एक दिन में होते हैं 24 घंटे, एक घंटे में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकंड, ये कन्वर्ट हो गया मीटर पर सेकंड में। सॉल्व करिए, मुझे बताइए सेटलिंग वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ मीटर पर सेकंड में कितनी आती है। करिए सॉल्व, बताइए। 4.52 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर पर सेकंड की हमारे पास सेटलिंग वेलोसिटी आ चुकी है। अब इसके बाद का फॉर्मूला हमें पता है, इसके बाद का पता है कि सेटलिंग वेलोसिटी एज पर स्टोक्स लॉ कितना होता है, ρg² अपॉन 18 म्यू इंटू g-1। नाउ आपके पास काइनेमेटिक विस्कोसिटी तो फॉर्मूला थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाएगा, GD² अपॉन 18 न्यू बन जाएगा काइनेमेटिक विस्कोसिटी टर्म्स में। म्यू बाय रो जो होता है वो हमारा काइनेमेटिक विस्कोसिटी हो जाता है, तो वो हमने यहाँ पे रख दिया। सेटलिंग वेलोसिटी हमें मिल गई है कितनी, 4.52 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर पर सेकंड। जी हमारा कांस्टेंट होता है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डायमीटर हमको निकालना है, यहाँ पे मीटर में आएगा वो भी। ठीक है, 18 न्यू की वैल्यू हमको देखे रखी हुई है, कितनी है 1.1 इंटू 10 टू द पावर -6, और जी हमने निकाल लिया था 2.7 -1। सॉल्व करिए, आपको डी मिलेगा इन टर्म्स ऑफ मीटर में। मुझे मीटर में बताइए कितना आता है, 0.023 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर आता है। ठीक है, अब सीधा कन्वर्ट कर दीजिए इसको माइक्रोमीटर में 10 टू द पावर -6 में, तो ये बनता है 23 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर। ठीक है, मैंने इसकी सिर्फ यूनिट्स को सिर्फ घुमा रहा हूँ यहाँ पे,
ये -6 क्या हो गया, माइक्रो हो गया, तो हम कह सकते हैं इसको 23 माइक्रोमीटर। ये आ गया डायमीटर। तो हमें इसने मांगा था भैया डायमीटर ऑफ पार्टिकल रिमूवल इन माइक्रोमीटर, और इंटीजर बताना था उसको, ऑलरेडी वो इंटीजर में ही है 23 माइक्रोमीटर। क्लियर है ये? तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर था। देखिए इस क्वेश्चन में ना बहुत कुछ हमारा नया कुछ करने को नहीं था, नया सिर्फ उसने क्या बोल दिया, आपको यूनिट आखिरी में कन्वर्ट करने को बोल दी। कई बार होता है कि हमने आंसर पूरा निकाल दिया, हम आंसर ऐसा क्लोट करके आ जाएंगे और वो आंसर गलत हो जाएगा। यूनिट बहुत ध्यान में रखिएगा, यहाँ यूनिट पे खेल जाता, कभी एमएम में मांग लेता, कभी मीटर में मांगता, कभी सेंटीमीटर में मांगता, कभी माइक्रोमीटर मांगता है। ठीक है, तो यूनिट्स अलग अलग मांगता है वो डायमीटर ऑफ पार्टिकल रिमूवल की, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ओके, तो ये क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ जो मेन स्टेप था वो यहाँ पे था, यूनिट कन्वर्जन पे। बाकी तो हमारा ऑलरेडी पुराने की तरह ही है, पूरा जो हमारे पिछले क्वेश्चन आए हुए थे उसके हिसाब से हमने सॉल्व किया है, बट सिर्फ मेन कन्वर्जन यहाँ पे हमारा मेन प्रॉब्लम था, जहाँ पे हमें यूनिट कन्वर्ट करनी थी। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। क्लोरीन गैस 8 मिलीग्राम पर लीटर एस क्लोरीन वाज एडेड टू अ ड्रिंकिंग वाटर सैंपल। क्लोरीन को हमने ऐड किया इन द फॉर्म ऑफ क्लोरीन गैस, ठीक है, किसके अंदर, वाटर सैंपल के अंदर। इफ द फ्री क्लोरीन रेसिडुअल आपको पता होना चाहिए क्या होता है, नहीं पता है तो बताऊंगा क्या होता है। एंड pH was measured to be 2 मिलीग्राम पर लीटर एस क्लोरीन एंड 7.5 रिस्पेक्टिवली। ये आपको दे दिया फ्री क्लोरीन रेसिडुअल और ये आपको दे दिया 7.5 जो है वो pH दे दिया पानी का। देन व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रेसिडुअल क्लोरीन। रेसिडुअल क्लोरीन किसके फॉर्म में मांग रहा है, OCl नेगेटिव के फॉर्म में मांग रहा है, यानी हाइपोक्लोराइट आयन के फॉर्म में मांग रहा है इन द वाटर, अज्यूमिंग दैट क्लोरीन एडेड टू द वाटर इज कंप्लीटली कन्वर्टेड टू HOCl एंड OCl नेगेटिव। नहीं भी बोलता तो रिएक्शन उसने ऑलरेडी दी हुई है, हम यहां से भी निकाल सकते थे। ठीक है, उसने यहां पे हमको K की वैल्यू दी हुई है, रिएक्शन रेट कांस्टेंट जो हमारा K है वो हमको देखे रखा है। अब इक्वेशन ये है हमारे पास, अगर इक्वेशन को देखें हम तो इक्वेशन क्या बोलता है यहाँ पे, OCl नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव विल गिव्स यू HOCl। क्यों हो रहा है ये, क्योंकि pH जो है वो आपका 7 से ज्यादा हो गया, और आपको पता है pH 5 to 7 के बीच में HOCl वर्क करता है एज अ डिसइंफेक्टेंट, और अगर pH हमारा 7.5 से ऊपर या 7 से ऊपर पहुंच जाता है तो उस समय हमारा OCl नेगेटिव काम करता है एज अ डिसइंफेक्टेंट। ठीक है, तो अभी के लिए हमारे पास ये रिएक्शन है। ठीक, अब अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा एक रिएक्शन रेट कांस्टेंट K होता है, हम लोग ने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, कितना होता है ये, रेशियो होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन मल्टीप्लिकेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कितना, OCl नेगेटिव एंड H पॉजिटिव। अब यहां से उसने हमें K की वैल्यू देके रखी हुई है ऑलरेडी 10⁻7.5 देके रखा हुआ है उसने हमको। ठीक है, HOCl हमारा न्यूमरेटर में है ही है, OCl नेगेटिव हमारा डिनोमिनेटर में है। कहीं से अगर मुझे कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव मिल जाए ना तो मजा आ जाए, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव मिल जाए तो मजा आ जाए। कहां से मिलेगा, तो उसे pH देके रखा है हमको पानी का, pH देके रखा है 7.5 का। अब अगर आपको pH का फॉर्मूला पता हो तो कितना होता है, माइनस लॉग विद बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। मैं इतना डेप्थ में करता नहीं सॉल्व क्योंकि आपको ऑलरेडी आपने रिवीजन किया हुआ है, पर फिर भी मैंने बता दिया यहाँ पे 7.5 इज इक्वल्स टू माइनस लॉग विद बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। डायरेक्टली फाइंड करिए कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव कितना आ जाएगा, 10 टू द पावर -7.5 मोल्स पर लीटर। ओके, तो यहाँ जाके कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आ गया है, उठा के रख दीजिए यहाँ पे 10 टू द पावर -7.5 मोल्स पर लीटर। जब ये यहाँ पे जाएगा तो क्या बनेगा, 10 टू द पावर 7.5 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -7.5, बेस से में पावर ऐड हो जाती हैं, 10 टू द पावर 7.5 -7.5, यहाँ पे आपके पास बचा हुआ है HOCl और यहाँ बचा हुआ है आपके पास OCl नेगेटिव। अब जब ये सॉल्व होगा तो भैया 10 की पावर 0 हो जाएगा, 10 की पावर 0, एनीथिंग की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है वो। जैसे ही ये 1 हो गया तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ OCl नेगेटिव विल बी इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ HOCl। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब उसने कुछ हमको दिया हुआ था, उसने हमको फ्री क्लोरीन रेसिडुअल दिया था, अगर आपको याद हो तो फ्री क्लोरीन रेसिडुअल दिया था उसने हमको 2 मिलीग्राम पर लीटर का, अगर आपको याद हो तो 2 मिलीग्राम पर लीटर का उसने हमको देके रखा हुआ है फ्री क्लोरीन रेसिडुअल। और फ्री क्लोरीन रेसिडुअल कुछ नहीं होता बट ये सम होता है HOCl का एंड OCl नेगेटिव का सम होता है। ये हमने पढ़ा हुआ है, टोटल क्लोरीन रेसिडुअल और फ्री क्लोरीन रेसिडुअल। नाउ मेरे पास इसका गिवन वेट है 2 मिलीग्राम का, मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ ग्राम में, तो 2 × 10 टू द पावर -3 ग्राम पर लीटर बनाइए। ठीक है, तो मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया इसके ग्राम पर लीटर में इसको। ठीक है, और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है क्लोरीन का, मॉलिक्यूलर वेट क्लोरीन का कितना है, 71 होता है ग्राम में। ठीक है, ग्राम ग्राम गया, आंसर हमें मोल्स पर लीटर मिल जाएगा। अब
ये तो ठीक है, ये तो हमारा कांस्टेंट है। यहाँ पे हमारे HOCl एंड OCl नेगेटिव और फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन हम जानते हैं दोनों बराबर हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, 2 टाइम्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ OCl नेगेटिव इज इक्वल्स टू 2 × 10⁻³ अपॉन 71 मोल्स पर लीटर। मैं सीधा मोल्स पर लीटर में ही सॉल्व कर रहा हूँ, 2 से 2 गया, सीधा आपको कंसंट्रेशन ऑफ OCl नेगेटिव मिल जाएगा। सॉल्व करिए, मुझे बताइए कितना मोल्स पर लीटर आता है, सॉल्व करके बताइए। ये आएगा 1.408 × 10⁻⁵ मोल्स पर लीटर, ठीक है। तो ये आपका कंसंट्रेशन ऑफ OCl नेगेटिव भी आपको मिल गया। अब देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है, यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट है। बड़ा इजी क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में मेन ट्रिक कहाँ पे थी, मेन ट्रिक यहाँ कहीं पे नहीं थी, ये तो हमें आता है। मेन ट्रिक थी इस पॉइंट पे। अगर आपको फ्री क्लोरीन रेसिडुअल नहीं पता देन क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अब ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन आ गया एयर पॉल्यूशन से। एयर पॉल्यूशन से बड़ा फेमस क्वेश्चन हो रहा है अभी, जहां पे आपसे वो पीपीएम में मांग देता है कन्वर्ट करके कि भाई वैल्यू बता दीजिए पार्ट्स पर मिलियन में। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। लेट अस सपोज पहले हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग कि कैसे कन्वर्ट करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन होता क्या है। देखो, अगर मैं बात करूं किसी भी चीज की पार्ट्स पर मिलियन की, लेट अस सपोज कि मैं बोलता हूं किसी का पार्ट पर मिलियन बोलना है, तो मैं क्या बोलूंगा, एक पार्ट ऑफ दैट एंटिटी, एक पार्ट ऑफ दैट एंटिटी, वन पार्ट ऑफ दैट एंटिटी कितने में होनी चाहिए, 10⁶ में पार्ट में ही होनी चाहिए उस पूरे सॉल्वेंट के। मान लो अगर आपने क्लोरीन को ही डिसॉल्व किया तो एक पार्ट क्लोरीन डिसॉल्व होना चाहिए 10⁶ पार्ट्स ऑफ सॉल्वेंट में, तब मैं इसको कहूंगा कि भैया 1 ppm का मेरा क्लोरीन का यहाँ पे क्वांटिटी आया है 1 ppm, ठीक है। पार्ट्स पर मिलियन इतना इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब यहाँ पे उसने क्या दिया है, बोलता है आपके पास एक गैशियस केमिकल है जिसका कॉन्सेंट्रेशन 50 माइक्रोमोल पर क्यूबिक मीटर है। मैं उस गैशियस केमिकल को यहाँ लिख देता हूँ, 50 माइक्रोमोल ऑफ गैशियस केमिकल प्रेजेंट है कितने में 1 मीटर क्यूब ऑफ सॉल्वेंट में, 1 मीटर क्यूब ऑफ सॉल्वेंट में। पर ये तो हमारा पीपीएम बन ही नहीं सकता, तो पहले मैंने क्या किया, इसको स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट कर दिया। इस माइक्रोमोल को मोल्स में कन्वर्ट करते हैं, तो 50 × 10⁻⁶ मोल्स ऑफ गैशियस केमिकल GC लिख देता हूं, विल बी प्रेजेंट इन 1 मीटर क्यूब ऑफ सॉल्वेंट। पर अभी भी ये पीपीएम नहीं बना, क्योंकि पीपीएम के तो हमें 10⁻⁶ की एंटिटी चाहिए, है ना। तो भैया 10⁻⁶ मीटर क्यूब में सॉल्वेंट में हमारा कितना गैशियस केमिकल होगा। तो अब इधर अगर 10⁻⁶ मल्टीप्लाई किया तो इधर भी कर दीजिए, तो ये 10⁻⁶ और 10⁻⁻⁶ कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास बच जाएगा 50 मोल्स ऑफ गैशियस केमिकल। अब दिक्कत क्या है, मैं इसको पीपीएम बोल दूंगा सीधा कि भाई 50 ppm का गैशियस केमिकल अवेलेबल है, नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे यूनिट सेम होनी चाहिए, क्योंकि हम पार्ट्स पर मिलियन बोल रहे हैं। पार्ट्स पर मिलियन मतलब इतना पार्ट अवेलेबल होगा इतने मिलियन ऑफ पार्ट में, ठीक है। यानी ये यूनिटलेस हो जाएगा, ठीक है। अगर हम दोनों यूनिट को ऊपर नीचे रखते हैं, अगर ऊपर और नीचे हमने यूनिट रखी है तो दोनों यूनिट कैंसिल आउट हो जाएंगी, सेम यूनिट होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिट मोल्स है, यहाँ मीटर क्यूब है, नहीं होगा ये सॉल्व, ये होगा ही नहीं सॉल्व। अभी इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब कन्वर्ट करने के लिए हम लोग यूज करेंगे क्या, गैस लॉ को यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे। अब गैस लॉ क्या होती है, PV = nRT। अब दिक्कत क्या है, यहाँ पे हमें R की वैल्यू नहीं दी, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू नहीं दी है, तो हम यूज करेंगे स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर इक्वेशन को यूज करेंगे हम लोग। अब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर इक्वेशन क्या होती है, प्रेशर यहाँ पे होना चाहिए 1 एटमॉस्फेयर का, ठीक है। टेम्परेचर होना चाहिए 0 डिग्री सेल्सियस, और 0 डिग्री सेल्सियस को हम लोग क्या बोल देते हैं, 273 डिग्री केल्विन के बराबर हम बोल देते हैं इसको, ठीक है। वॉल्यूम हम लोग यहाँ पे जो यूज करेंगे वो हम लोग केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट से लेके आ रहे हैं कि 6.023 × 10⁻23 एवोगैड्रो नंबर में 22.4 लीटर्स इज इक्वल्स टू हमारा नंबर ऑफ मोल्स के बराबर होती है। ये सब चीजें हमने वहां पे पढ़ी हुई है केमिस्ट्री में। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 22.4 लीटर्स हो जाएगा यहाँ से। अब मैं क्या कर रहा हूँ, वापस से यहाँ से R की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो PV = nRT हमारी इक्वेशन है, ठीक है। ये सब आपको एक बार में करके देख लेना है। R की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, अगर दे दी तो ठीक है, नहीं दी तो इस तरह से फाइंड कर सकते हो आप। प्रेशर आपका 1 atm का है, वॉल्यूम आपका 22.4 लीटर्स का है, नंबर ऑफ मोल्स 1 मोल की बात हो रही है, R की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और टेम्परेचर देके रखा है 273 डिग्री केल्विन का हमें देके रखा हुआ है। सॉल्व करिए, मुझे बताइए R की वैल्यू कितनी आती है। 0.082 एटमॉस्फेयर लीटर पर मोल केल्विन, ये हमारी R की वैल्यू आ गई यहां से इस इक्वेशन से। अब हम इसको यहां यूज कर लेंगे।
हमारे पास प्रेशर कितना है क्वेश्चन में, तो प्रेशर कितना देख रखा है 1 atm का प्रेशर देखे रखा हुआ है, टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस का देखे रखा है, तो यूज करते हैं। प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर का है, ठीक है, टेम्परेचर हमें कितना देख रखा है 20 डिग्री सेल्सियस का दिया हुआ है, तो 273 प्लस 20 क्योंकि केल्विन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। आर की वैल्यू कितनी हो गई, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 0.082, तो 0.082 हम यूज कर लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स उसने हमको सीधा देके रखा होगा कितना 50 मोल्स है हमारे पास, हम सीधा 50 रख देंगे यहाँ पे। वॉल्यूम निकालने का है हमको। अब हमें पता है कि भाई सब कुछ हम लोग रखेंगे तो हमारे वॉल्यूम की यूनिट किसमें आएगी, लीटर्स में आएगी। निकालिए कितनी यूनिट आती है, कितनी वैल्यू आती है इसकी लीटर्स में, बताइए मुझे वॉल्यूम कितना आता है लीटर्स में। जल्दी से सॉल्व करिए, बताएंगे वॉल्यूम कितना आता है लीटर्स में। करिए सॉल्व इसको। 1201.3 लीटर्स निकलता है यहाँ से, पर मुझे आंसर चाहिए किसमें, मीटर क्यूब में चाहिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे पुट करना है मीटर क्यूब में। तो मैं क्या करूंगा, इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ये कितना हो जाएगा, जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये मिल गया हमें 1.2013 मीटर क्यूब, ये हमें वॉल्यूम मिल गया। अब मेरे पास इक्वेशन है क्या कि 50 मोल्स ऑफ गैसियस केमिकल इज इक्वल्स टू, या इतना गैसियस केमिकल प्रेजेंट है 10⁶ मीटर क्यूब ऑफ सॉल्वेंट में, और इसका हमने वॉल्यूम निकाल लिया कितना 1.2013 मीटर क्यूब आ रहा है। तो मैं लिख सकता हूँ 1.2013 क्यूबिक मीटर का गैसियस केमिकल है हमारे पास, कितने में 10⁶ मीटर क्यूब ऑफ सॉल्वेंट में। अब देखिए 10⁶ आ गया, ठीक है, और यूनिट भी सेम हो गई हमारी। अब ये दोनों सेम हो गई तो मैं बोल सकता हूँ मेरा गैसियस केमिकल का पीपीएम में कितना कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.2013 पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, बड़ा सिंपल कैलकुलेशन था। आपको यूनिट सेम करनी है और 10⁶ सॉल्वेंट में आपको चेक करना है, क्योंकि पार्ट्स पर मिलियन है ना, तो आपको मिलियन में ही चेक करना पड़ेगा। तो 1.2013 पीपीएम में आपका फाइनली इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन ने मांगा क्या था हमसे बोला था भैया निकालिए इसका पीपीएम में, तो कितना आ गया 1.2, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके बच्चों, आई होप दैट आपने इस पूरे के पूरे क्वेश्चन आंसर के सेशन को एंजॉय किया होगा। ठीक है, अगर एंजॉय किया है और आपको पसंद आ रहा है ये पूरा का पूरा सेशन, कमेंट में डालिए मजा आ गया क्वेश्चंस को देख के। ठीक है, अगला जो आपका वीडियो आने वाला है वो भी एनवायरमेंटल का ही आएगा। ठीक है, कोशिश ये कर रहा हूं कि जितने दिन बचे हुए हैं आपको एक एक दिन पे एक या दो वीडियोस रोज रिलीज करूं, ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस करने में आसानी हो। साथ में एक बहुत बड़ा सरप्राइज रिवील करने जा रहा हूं बच्चों, आज नहीं नेक्स्ट वीडियो में। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो बेटा सब्सक्राइब। ठीक है, बेल बटन करो हिट, वीडियो करो लाइक, और जितना हो सके उतना दोस्तों को शेयर करो। स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग यहां से अपनी जर्नी नर्मदा रोड एंड बिल्डिंग एंड जीपीसीबी की। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों।